नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो हम बातचीत करेंगे, वो एक उपन्यास के बारे में करेंगे और समाज विज्ञान के नज़रिए से हमारी बातचीत होगी। धनंजय हमारे साथ हैं। हम दोनों लोग कोशिश करेंगे कि उस उपन्यास के बारे में कुछ पहलुओं को जो पढ़ते हुए हमें ऐसा लगा कि हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए, उन्हें हम आपके सामने रख सकें। हम जिस उपन्यास की चर्चा करेंगे वो अमर देशवा है। धनंजय अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाएँ तो थोड़ा-सा हाँ, बिल्कुल, थैंक यू। और ये प्रवीण कुमार ने इस उपन्यास को लिखा है जो कि एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं और जो अमर देशवा उपन्यास है वह अपने आप में एक अद्भुत कृति इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस कृति में कोरोना के समय में की जो त्रासदी थी उसको लेखक ने उभारने की कोशिश की है। और प्रवीण कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में हिंदी पढ़ाते हैं, हम सबके साथी हैं। और ये उपन्यास मैंने पिछले साल पढ़ा पढ़ा था और फिर इस साल भी मैंने उसको एक बार देखा। अगले अंक में हो सकता है कि हम प्रवीण कुमार से इस पर बातचीत करें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है धनंजय जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा वो यह है कि अ, किस तरीके से जो ये उपन्यास है वो कोरोना के समय की त्रासदी को बताता है। वो हम सब उस उपन्यास को पढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है जो मुझे लगता है कि जब हम रिसर्च की तरफ जाते हैं, सोशल साइंस में अनुसंधान की तरफ जाते हैं, तो उसमें आम तौर पर अभी भी राजनीति विज्ञान में साहित्य को एक स्रोत के रूप में नहीं देखा गया है। आप या तो बहुत सैद्धांतिक रूप से विचार-विमर्श कर सकते हैं या फिर फील्ड में जाएँ, कुछ चीज़ों की स्टडी करें और सामने लेकर आएँ। तो साहित्य को हम किस सीमा तक उसको देख सकते हैं अगर मुझे लगता है कि ये उपन्यास इस चीज़ को दिखाता है कि अगर आपको कोरोना की त्रासदी को समझना है और अगर आपको एक ऐसे समूह के बारे में समझना है जो नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है, जो नागरिक के रूप में सवाल कर रहा है, जो संविधान के मूल्यों की बात कर रहा है, तो ये जो एक किताब है वो पिछले 2 साल पहले जो त्रासदी इस देश ने, इस समाज ने और शायद पूरी दुनिया ने झेली उसके बारे में हमें बताता है। आप इसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद कमल। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमारे समय का। और जब हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल साइंस रिसर्च के माध्यम से सिर्फ पता नहीं की जा सकती हैं। जब यह पुस्तक मैं पढ़ रहा था और इसमें ये पुस्तक 27 खंडों में विभाजित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 27 खंड 27 तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं और मिलते हैं। ये कोरोना समय और उससे पहले और उसके बाद उसी के समय तक की एक महत्वपूर्ण कहानी रियलिटी प्रस्तुत करती है। इसमें इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यह लगी कि इसका मेथड, ये रियलिटी को एक्सप्लेन कर रही है, रियलिटी को बता रही है, बट रियलिटी के साथ साथ इसमें बहुत सारे मेटाफर्स हैं जिसको हम रूपक कह सकते हैं। और ये प्रवीण ही कर सकते थे कि वो रियलिटी और से कब मेटाफर में जा रहे हैं और मेटाफर से कब रियलिटी में जा रहे हैं। ये बहुत ही यह किताब बहुत ही उम्दा बन पाई है उस दौर में। लेकिन कभी कभी मुझे यह भी लग रहा था कि मेटाफर्स बहुत हावी होते जा रहे हैं। तो इस पे तो बात की जाएगी जब हम प्रवीण जी से नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो मुझे ये लगा कि रियलिटी और मेटाफर्स का ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन यह पुस्तक प्रस्तुत करती है। उसमें जो आप जिस रूपक की बात कर रहे हैं शायद मुझे लगता है कि आपका इशारा उस रहस्यमयी किस्म की संवाद की ओर चला जाता है जो कुछ वो जापानी संतों को ले आते हैं। और जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं इस चीज़ को नहीं ज़्यादा इससे रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी है जो कि राजनीति विज्ञान के एक विषय में, चाहे वो कोरोना हो, चाहे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे जो एक स्थिति बनती है शहरों में उभर रही सभ्यता की, उसका जब वो अध्ययन करने की कोशिश करे, तो ज़रूर उसे इस तरह की किताबों के पास जाना चाहिए। जैसे जो एक पुस्तक आशीष नंदिन ने लिखी है, इल्लेजिटिमेसी ऑफ नेशनलिज़्म और जिसमें वो रवींद्रनाथ टैगोर के उपन्यासों पे बहुत अच्छे तरीके से विमर्श करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी और रचनाएँ हैं, हम ये नहीं कह सकते। प्रोफ़ेसर मणिन्द्र ठाकुर के लेखन में भी यह बात काफ़ी अच्छी तरीके से आती है, जब वो मुर्दइया को लेते हुए ये बताते हैं कि कैसे समाज विज्ञान जो जिस तरीके से हकीकत को प्रस्तुत करना चाह रहा है, उसकी एक बंधी-बंधाई
मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में उसे एक ख़ास तरीके से बाँधने की कोशिश की गई है, थोड़ा उसको मुक्त करने की ज़रूरत है। और ये जो अमर देशवा जो उपन्यास है, मुझे लगता है कि वो इसीलिए शायद जो समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। हालाँकि मुझे एक चीज़ और लगता है और इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये एक त्रासदी के बारे में बताता है और हम सब उस त्रासदी से गुज़रे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि शायद ही हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि कोरोना में उसका कोई परिचित इस दुनिया से नहीं गया। लेखक के खुद जो पिता हैं, चूँकि वो हमारे मित्र भी हैं और उनसे मेरी बातचीत होती रही है, वो कोरोना के शिकार हुए थे या उस दौरान वो पहले से बीमार थे और वो भी एक त्रासदी थी जिसका सामना लेखक ने किया उसी दौर में। तो वो भी एक पीड़ा थी जिससे वो निकलते हुए इस चीज़ को लेकर आते हैं। तो ये जानकारी हमें मिलती है, पर मुझे लगता है कि उस दौर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस उपन्यास में उतनी मजबूती से नहीं आ पाईं। और लेखक से जब हम बात करेंगे, तो वो इसके बारे में और बेहतर तरीके से बताएँगे। मेरा इशारा इस ओर है कि क्या सिर्फ़ ये व्यवस्था जनित त्रासदी थी या फिर इस त्रासदी को एक सामाजिक विघटन की राजनीति जो हमारे देश में चल रही है, उसने और बढ़ाया? यानी कि जिस तरीके से एक समय था जब कोरोना फैलना शुरू हुआ, तो अ, आरोप लगाया गया कि मुस्लिमों का एक धार्मिक समूह एक जगह इकट्ठा हो गया था। पूरी मीडिया में कोरोना बम का एक रूपक चला। जो सब्जी बेचने वाले आते थे मुस्लिम, उनके साथ मारपीट होती थी। तो इस तरह की जो राजनीति थी, जो सामाजिक में विभेद डालती थी, हिंदू-मुस्लिम का भेदभाव करती थी, मुझे लगता है कि शायद ये पहलू उस उपन्यास से अछूता रह गया। क्या आप भी इस तरह की भावना रखते हैं या आपको लगता है कि उपन्यास ने कई सारे चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाया और जिसमें यह पहलू भी शामिल है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमल जो कही गई हैं। एक पुस्तक आई थी बहुत पहले, उस पुस्तक का नाम था सीइंग लाइक अ स्टेट, जेम्स स्कॉट की किताब थी। कैसे आम जन स्टेट को देखते हैं, खासतौर से वो ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में वो बात कह रहे हैं। ये किताब एक बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प तथ्य और बाइनरी भी प्रस्तुत करती है। और ये किताब उस मामले में कई कई किताबों से अलग है, जहाँ पे जो सोशल साइंसेस के रिसर्च के भी बहुत सारे इनपुट इस किताबों में हैं, इस किताब में हैं। जैसे जो जो अगर उन्होंने थ्योराइज नहीं किया है, उन्होंने अपने कैरेक्टर से और अपने अपने कैरेक्टर से यह कहलवाया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस किताब में ये निकल के आती है कि जैसे सभ्यताएं जल निकायों के नियंत्रण पर पनपती है। ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे वाटर बॉडीज के कंट्रोल कंट्रोल या नियंत्रण राज्य द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहा है इतिहास में। और वह यह भी कहते हैं, इसके विपरीत अगर हम जल संकायों के विपरीत देखें, तो वन जीवन समतावादी प्रतीत होता है। राज्य जल निकायों पर एकाधिकार कर रखता है, जबकि जंगल का जीवन लोक केंद्रित रहता है। तो ये जो एक पावरफुल बाइनरीज और मेटाफर के फॉर्म में इस किताब में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कोरोना के साथ साथ ये ह्यूमन सिविलाइजेशन पर भी एक कमेंट है। जैसे कि नागरिकता, हम नागरिकता पे बहुत ही जोर देते हैं और पढ़ते हैं। सिटीजनशिप डिस्कोर्स एक महत्वपूर्ण डिस्कोर्स है सोशल साइंसेज में। लेकिन ये किताब जो भी सिटीजनशिप पे काम कर रहा है या करना चाहता है नागरिकता पे, उसको एक बार देखना चाहिए, उनके डिबेट्स को देखना चाहिए। जैसे वो डॉक्टर मंडल और जो अमित के बीच का जो डायलॉग है कि सिविलाइजेशन पे और सिटीजनशिप में, जैसे अमर देशवा बहुत ही अलग तरह से मुझे लग रहा है कि नागरिकता के विमर्श में योगदान देता है। हम मंटो की टोबा टेक्सिंग पढ़ते हैं, तो वो नो मैंस लैंड का प्रतिनिधित्व करता है, किसी का कोई लैंड ही नहीं है। लेकिन ये किताब अमर देशवा के पात्रों में रोजमर्रा की जिंदगी में नागरिकता विकसित हो रही है और अंत में मानवता पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम जो टैगोर का बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, नेशनलिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी, यहाँ पे भी यह किताब जो ह्यूमैनिटी को सिटीजनशिप के ऊपर लाती है और सिटीजनशिप को सिविलाइजेशनल सुपीरियरिटी के तौर पे डिस्कोर्स में लाया जाता है और कहा जाता है कि ये इससे अच्छा है कि हम ह्यूमैनिटी पे जाएं, क्योंकि जब सिविलाइजेशन सुपीरियरिटी में बदलता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं।
मतलब वो बाइनरीज में ही समाज को बांट सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अमर दस्तावेज इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमारे समय। बिल्कुल। और उसमें मुझे वो कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा लगा जो डॉक्टर मंडल के साथ काम करता था और बाद में किस तरीके से वो लालच और जो राम फ़रेब नायर। की पूरी दुनिया है अ, डॉक्टर बनने की एक नाटक कंपाउंडर से, वो भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि जो स्वास्थ्य महकमा है, उसमें जिस तरह की जालसाज़ी चल रही है और ख़ास तौर पे छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मौजूद है। और मुझे लगता है कि प्रवीण जी इस चीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से लेकर आ पाए हैं कि कोई नहीं जानता है छोटे शहरों में कि जो डॉक्टर हैं उनके पास जो डिग्री है उसकी सच में कोई वैलिडिटी है या नहीं। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब एक बोर्ड लगाकर बैठ गए हैं और वो कुछ-कुछ मरीजों को दवा दे दे रहे हैं और उससे कुछ हल्के-फुल्के लोग ठीक हो जा रहे हैं, तो फिर लोग मानकर चलते हैं कि हाँ, इनकी जो दवाई जो इनकी है वो सुनती है, मतलब बीमारी में इनसे ठीक हो जाते हैं लोग। और उसमें फिर एक फ़रेब की पूरी दुनिया चलती है जहाँ पर लोग बीमार नहीं होते हैं, तब भी उनको कुछ लंबे समय तक बीमार रखा जाता है। तो ये पहलू भी जो है, जो समाज की छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जो आपने जल अ, की बात की, जल के नियंत्रण की बात की या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की बात की, वो ये ऐसे पहलू हैं जो कि दिखाते हैं कि किस तरीके से ये एक विमर्श जो है प्रवीण जी ने गढ़ा है। क्या जो एक और उसमें जो कैरेक्टर लेकर चलते हैं, हालाँकि वो उसमें शायद और दूर तक जा सकते थे, कि पहचान छिपाकर जो एक कपल रहता है अ, उसके बारे में भी मुझे लगता है कि वो एक जो समाज की जो एक त्रासदी है कि लोगों को ये लगता है कि उनके वास्तविक पहचान के साथ उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि वो अलग-अलग तरीके से कई विमर्श कई सारी चीज़ों को गूँथते हैं और मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने पुराने प्रश्न के संदर्भ में कि शायद हमें एक पुस्तक से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही एक राजनीतिक नारेबाज़ी की शक्ल में लिखी जाए। हालाँकि मेरे लिए फणीश्वर नाथ रेणु की जो मैला आँचल है, वो एक आदर्श उपन्यास के रूप में सामने आता है जो कि 47 के बाद की जो राजनीति है जिसमें सोशलिस्ट भी आते हैं, संघी भी आते हैं, एक मठी किस्म के गांधीवादी भी आते हैं, उनके बारे में दिखाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी प्रवीण जी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ पा रहे हैं। आप और किसी खास पहलू की तरफ हमारा ध्यान दिलाना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि जो डिस्कोर्स है, जो इसमें डिबेट है मानवता पे, मनुष्यता पे, एक्चुअली मनुष्यता पे, मानवता नहीं कहते हैं, मनुष्यता कहते हैं। तो जो डॉक्टर मंडल और अमृत के बीच का जो डिबेट है, इसमें काफ़ी बहुत सारी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको सीधा कोट किया जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और यहाँ पे डिबेट हो रहा है कि मनुष्यता नागरिकता को बचा सकती है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा ये है कि जो उनका एक जो पात्र है, जो एक कैरेक्टर है ताकियो हासिगावा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देता है। और स्टेटमेंट ये देता है कि जब उससे पूछा जाता है कि आपको कुछ पता चला कि यहाँ तो सब कुछ मतलब नकली ही लगता है, तो वो बोलता है कि कुछ असली है और कुछ नकली है। असली क्या है वही हमें खोजना है। अगर हम इन सर्च ऑफ ट्रूथ पे अगर हम ध्यान दें तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो सकती है। बाकी जो फसाद है, फास है, जो एक हेजीमनी है, वो तो है ही, वो है। लेकिन इसके पीछे ऐसा नहीं है कि विकल्प की कमी है। विकल्पहीन मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं है दुनिया। ये पावरफुल एक फ्रेज और किताब भी है। तो इस वजह से ये किताब अपने पात्रों के माध्यम से, लेकिन एक 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 चीज जो मुझे परेशान इस पुस्तक में की, जो हम प्रवीण जी से पूछेंगे जब हम उनसे बात करेंगे। अमर दिसवा में बहुत शक्तिशाली पात्र हैं, सारे कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं और उनका सक्रिय जीवन है, सारे एक्टिव हैं। कोई एक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो जॉब ही कर रहे हो, मतलब वो एजेंसी के तौर पे किसी को शादी करना है तो वो एक्टिव है, उसका वो डिसीजन है। किसी को कुछ भी करना है वो उसका डिसीजन है। लेकिन और उनकी एजेंसी सुस्त नहीं है। लेकिन वे सामाजिक आंदोलनों से कुछ दूरी कुछ दूरी बनाए रखते दिखते हैं। मतलब जो आंदोलन जिसको हम समझते रहे हैं अभी तक, और खास तौर से उत्तर भारतीय संदर्भ में, वो या तो ये पात्र ही अपने आप में आंदोलन बन गए हैं, या ये आंदोलन की भी अपनी विफलता है जो इनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं।
लेकिन एक यूटोपिया के तौर पे आंदोलन तो हो ही सकता था इन कैरेक्टर्स के साथ। एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि हो सकता है कि शहरी इलाकों में लोग सिटीज़नशिप, नागरिक शब्द का बार-बार इस्तेमाल करते हों, लेकिन मैंने कुछ आदिवासी इलाकों में फील्ड वर्क किया, तो ये बात नहीं है कि लोग इस सिटीज़न मैं नागरिक हूँ, ये मेरा नागरिक अधिकार है, इस तरह के शब्द का तो इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। लेकिन जिस भावना की तरफ प्रवीण जी इशारा कर रहे हैं, प्रवीण की किताब इशारा कर रही है कि लोगों के भीतर एक नागरिक होने की भावना जो धीरे-धीरे कुछ लोग भरना चाहते हैं, कुछ लोगों में वो आ रही है। तो मैंने भी महसूस किया कि कई सारे आदिवासी इलाकों में लोग कानूनों के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, संविधान की एक-एक धाराएँ उनको मालूम नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि कई तरह के कानून जो बाद में संसद ने बनाए, उनके बारे में लोग कहते हैं कि इसमें हमें अधिकार मिला है, संसद ने हमें अधिकार दिया है। तो बहुत सारी चीज़ों को सूक्ष्मता से ना जानने के बावजूद उस पर जोर देना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इस किताब की सफलता है। हालाँकि जो आपने कहा कि वो एक यूटोपियन किस्म के विमर्श में भी कई बार जाते हुए लग सकता है, लेकिन वो हकीकत के काफ़ी करीब है कि इस देश में जो वंचित समूह हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा जो है, वो संविधान प्रदत्त अधिकारों को या फिर अपने संघर्ष से हासिल किए गए कानूनी अधिकारों को अगर विशेषज्ञ के रूप में नहीं जानता है, तब भी एक आम जनता के रूप में जानता है और अपने अधिकारों को असर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी हमें इस उपन्यास को एक जीवंत दस्तावेज मानना चाहिए। और मैं एक बात का ज़रूर उल्लेख करूँगा कि इस किताब के लिए प्रवीण कुमार को पुरस्कार भी मिला है, कलिंगा लिटरेरी पुरस्कार। ये मैं जानता हूँ और भी कई पुरस्कार मिले होंगे, जो अगले अंक में जब हम बात करेंगे तो शायद थोड़ा इसको विस्तार में ले आएँगे। लेकिन मैं ये मेरी आखिरी टिप्पणी और फिर अगर आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम इस कार्यक्रम को रोकेंगे। मैं अंत में उसी बिंदु पर आना चाहूँगा क्योंकि मैं जब आजकल पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में और आप भी जब पढ़ाते होंगे तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइएगा। पर मुझे कई बार लगता है जैसे मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ प्रेमचंद के किसी उपन्यास के बारे में। प्रेमचंद के बारे में शायद हाल-फिलहाल में मैंने नहीं पूछा पर मैं एक पेपर पढ़ा रहा था फेमिनिज़्म थ्योरी एंड डिबेट। तो उसमें एक ज़िक्र आया भारत में नारीवादी विमर्श को लेकर और मैंने हंस और राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का ज़िक्र किया। और किसी विद्यार्थी को ये पता नहीं था कि राजेंद्र यादव कौन है, मन्नू भंडारी कौन है, किस तरीके के विमर्श को वो लोग लेकर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप भारत में कम से कम उत्तर भारत में और शायद संपूर्ण भारत में भी नारीवादी विमर्श के विकास को समझना चाहते हैं, उसके वाद-विवाद को समझना चाहते हैं, तो जो कोशिश राजेंद्र यादव ने किया, जिस तरह की कहानियाँ मन्नू भंडारी सामने लेकर आती हैं, उसके बारे में एक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो जो एक दूरी है विषयों में, मैं जो शुरू में बात कर रहा था, उसपे वापस आऊँगा कि शायद उसको एक बाँटने की ज़रूरत है और उसको एक जगह दी जानी चाहिए। रिसर्च में भी उसको एक जगह दी जानी चाहिए, जो जिस तरीके से विषय को पढ़ाया जाता है उसमें भी। तो ये मेरी आखिरी टिप्पणी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, फिर हम अपनी बात मुझे आगे लगता है बढ़ाएँगे। कि जैसे ये किताब पढ़ते हुए लग सकता है कई बार कि ये किताब तो हमारे समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट इसमें नौ उदारवाद कहाँ है? मतलब अगर हम शहरों में रह रहे हैं और नौ उदारवाद को नहीं समझें, तो जो मठ का जो जो ये हॉस्पिटल एक नया मॉडल पे डेवलप हो रहा है, वो तो प्राइवेटाइजेशन ही है। वो सिलेंडर्स जो आ रहे हैं वो सरकारी हॉस्पिटल से ही उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं जहाँ पे जो उसके मैनेजर रामायण सबको दे रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए में। लेकिन कहीं-कहीं टिप्पणियाँ हैं नौ उदारवाद पे, जैसे कि रामायण जो काम नहीं तो दाम नहीं, तो जो काम नहीं करेगा उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ये नौ उदारवाद का ही फ्रेज है। तो ये शायद हाँ ये है कमेंट, लेकिन ये कमेंट या नौ उदारवाद पे और भी अगर या बाजारवाद पे, क्योंकि कोरोना का जो समय है वो बाजारवाद के क्राइसिस का भी समय है और उसकी अपनी लिमिटेशंस है कि वो वेलफेयर स्टेट का जगह नहीं ले सकता है। ये किताब बता रही है कि वेलफेयर स्टेट कैसे राज्य कैसे महत्वपूर्ण है। तो अभी के लिए मेरी इतनी ही टिप्पणी। मुझे लगता है कि जब हम उनसे बात करेंगे तो मेरे अपने और कुछ भी कर सकते और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास तौर पे अगर वो एक विद्यार्थी हैं और खास तौर पे अगर वो समाज विज्ञान के से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के उदाहरण के तौर पे विद्यार्थी हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि वो अपनी जो एक पूरे विषय की जो एक सीमा है, उसको थोड़ा-सा विस्तृत करें और हर विषय में ये देखने की कोशिश करें कि यानी जब वो रिसर्च कर रहे हैं तो कि उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो साहित्य है वो कहाँ मौजूद है, कैसे उसको देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, उसकी सीमाओं की शिनाख्त कैसे कर सकते हैं।
तो हमने आज ये छोटी-सी चर्चा की अमर देशवा पर और मुझे लगता है कि गुफ्तगू में गाहे-बगाहे हम जो किताबें पढ़ रहे हैं, कभी-कभार हम उस तरह की चर्चा भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि आप जो दर्शक हैं, बहुत सारी किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं, आप पहले से उनको पढ़े होंगे, पर कुछ अपनी तरफ से अगर हम कुछ आलोचनात्मक बिंदु जोड़ पाएँ, तो हम इसको अपनी सफलता मानेंगे और हमारी ज़रूर कोशिश होगी कि जो किताब के लेखक हैं प्रवीण कुमार जी, उनसे हम किसी अंक में विस्तार से बातचीत करें और वो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आज की बातचीत को धनंजय यहीं विराम देते हैं और गुफ्तगू के अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य किताब पर विचार करेंगे विद्यार्थी के नज़रिए से और हम कोशिश करेंगे कि जब किताब के लेखक या संपादक मौजूद हैं, तो उनसे किताब के विविध पहलुओं की जानकारी लें। तो धन्यवाद धनंजय, अगले अंक में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू।